हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 1 ऑफ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 इसलिए है भैया क्योंकि इसका जो पार्ट 2 है वो गणित प्रकाश पार्ट 2 में है, जिसके वीडियोस बहुत जल्द आने अभी शुरू हो जाएंगे ये वाली वीडियो के बाद से। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाले चैप्टर को। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझेंगे, डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे। इतना बढ़िया चैप्टर है, आपको ये वीडियो को वन शॉट में देखना है। अगर आप ये वीडियो को वन शॉट में देखते हो या फिर इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो बिलीव मी, आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आजा भैया थोड़ा सा टाइगर भाई साहब से मिल लेते हैं। ठीक है, अब तो एक तो ये बड़ी दिक्कत है, कई लोग टाइगर बोल देंगे, कई लोग शेर बोल देंगे। अब भले ही ये टाइगर है, ठीक है, बट शेर देख लिया भैया हमने और देखे टाइगर है। ठीक है, तो जरा टाइगर्स को देखना और मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या सिमिलर लग रहा है और आपको इसमें क्या डिफरेंट लग रहा है। व्हाट आर दी सिमिलैरिटी एंड व्हाट आर दी डिफरेंस इन दिस ऑल टाइगर्स, बताओ सर। आप बोलोगे भैया पहला वाला जो टाइगर है बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले टाइगर के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की गई है, उसको पकड़ के खींच लिया गया है, टाइगर को नहीं, टाइगर की इमेज को। हाँ, सोचना भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचना। ठीक है, टाइगर के इमेज को पकड़ के खींच ली गई है। ठीक है, सी वाले में क्या है, क्या टाइगर की इमेज को छोटी कर दी गई, बाकी इमेज नॉर्मल है, बाकी इमेज नॉर्मल है, बाकी इमेज नॉर्मल है। वहीं पर अगर हम बात करें डी की, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं इमेज नॉर्मल है, बस थोड़ी सी मतलब जो साइज है वो बड़ा कर दिया गया, साइज जो है बड़ा कर दिया गया। ई में फिर से छेड़खानी कर दी भैया, इमेज के साथ, टाइगर के साथ नहीं, टाइगर के साथ नहीं, इमेज के साथ, इमेज को दबा दी गई है। क्या की गई है, इमेज को दबा दी गई है। ठीक है, तो आइए इसको जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट की मदद से समझ लेते हैं। जो फिगर ए है उसकी जो विड्थ है वो है 60 mm, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और हाइट है 40 mm। ठीक है, जब आप बी की बात करोगे तो वो है 40 और 20। जब आप सी की बात करोगे, इमेज सी की, तो वो है 30 और 20। जब आप बात करोगे डी की तो वो है 90 और 60। जब आप बात करोगे ई की तो वो है 60 और 60। आप बोलोगे ठीक है, इससे क्या करना सर, हम इससे हमारा क्या लेना देना भैया, इससे हमारा क्या लेना देना। तो इससे हम आपका ये लेना देना है कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है ऑफ योर रेशियो। आपको जो इमेज ए है, सी है और डी है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ए सी और डी सिमिलर मिल रहे देखने को मिल रहे हैं। भले ही साइज छोटी बड़ी है, साइज छोटी बड़ी है, लेकिन है तो वो सिमिलर। वहीं पर आप जब बी और ई की बात करोगे तो ये खींचा हुआ लग रहा है और ये दबा हुआ लग रहा है। ठीक है, बाकी सब सिमिलर लग रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द रेशियो। अब ये रेशियो क्या बवाल चीज है भैया, ये रेशियो क्या बवाल चीज है, इसको समझते हैं। समझो, इमेज ए सी एंड डी लुक सिमिलर बिकॉज देयर विड्थ एंड हाइट have changed by same factor। मतलब उसका जो width है और जो height है वो same factor से change हुआ है, same factor से change हुआ है। We say that the changes to their width and height are proportion। क्या है भैया, proportion में है। proportion का मतलब जब आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी नंबर को सेम फैक्टर से चेंज करते हो तो जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो होगा आपका प्रपोर्शनल चेंज। वो क्या होगा आपका प्रपोर्शनल चेंज। पहले 5/7 था फॉर एग्जांपल, अब वो 10/14 हो रहा है। अगर आप सेम फैक्टर से कर रहे हो तो ये आपका प्रपोर्शनल चेंज कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे प्रपोर्शन क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ प्रपोर्शनल चेंज समझा रहा हूं। यहां पर जितने भी इमेजेस थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ध्यान से देखें, वी से दैट द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज इज 60:40। अगर हम पहले वाले की बात करें तो विड्थ और हाइट की जो रेशियो है वो 60 और 40 है, 60 और 40 है। ठीक है, जरा देखना, द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज सी इज, इमेज सी की जो इमेज सी है उसका रेशियो क्या होगा, इमेज सी की 30:20, 30:20। ये क्या है, रेशियो है। ये कैसा होता है मैं अभी समझाऊंगा। वहीं पर अगर आप डी की बात करोगे तो 90:60, 90:60, 90:60। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को तो भैया ये है 60/40। यहां पर क्या हो रहा है, 60 डायरेक्टली अगर मैं दोनों को हाफ से सेम फैक्टर से चेंज कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 30/20। तो मैंने क्या बोला था,
ये हमें सिमिलर, वो इमेजेस सिमिलर क्यों देखने को मिल रही है? इमेजेस सिमिलर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इमेज को डायरेक्टली हाफ कर दिया गया है। इमेज को सिमिलर इसलिए दिखे क्योंकि जो इमेज था उसको डायरेक्टली हाफ कर दिया गया, डायरेक्टली हाफ कर दिया गया। ठीक है, ये कौन सी वाली की बात है हमारी? इमेज सी की बात। जब हम डी की बात करें, तो वहां पर क्या है? 60:40 हमारा नॉर्मल रेशियो, या फिर अगर हम बात करें 30/20, अगर हम बात करें 30/20, क्योंकि ये भी सेम चीज है, प्रोपोर्शनल चेंज है तो ये भी सेम चीज है। अब यहां पर 90 और 60 हो गया है, यहां पर 90 और 60 हो गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 गुना हो गया है, ये 3 गुना हो गया। 30 3 90, 20 3 60। तो जो चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल चेंज है। इसका मतलब अगर आपको प्रोपोर्शनल चेंज देखने को मिलेगा तो इमेज आपको सिमिलर दिखेगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इमेज आपको सिमिलर इसलिए दिख रही है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक को मनमौजी बढ़ा दिया गया है, एक को मनमौजी घटा दिया गया है। जो भी चेंजेस आए हैं हाइट में और वेट में, वो बराबर फैक्टर में किया गया है, बराबर फैक्टर में किया गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? जो ए वाली इमेज है और जो सी वाली इमेज है वो उसकी डायरेक्टली हाफ है, डायरेक्टली हाफ है, सीधी आधी है। वहीं पर जब मैं बी और डी की बात करूं, बी और डी की बात करूं तो डायरेक्टली 3 गुना है, डायरेक्टली 3 गुना है। जब मैं ए और डी की बात करूं तो डायरेक्टली 1.5 गुना है। ठीक है, अगर आप 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। क्या ये बात मेरी क्लियर है? फटाफट मुझे बताएंगे क्या ये बात क्लियर? अच्छा तो सर जरा ये बताइए, जो इमेज ई है उसने क्या बिगाड़ा था और जो इमेज बी थी, ठीक है इमेज बी नहीं थी, ये सी थी ना, सॉरी गाइज, ये बी नहीं ये सी थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो इमेज बी थी उसने क्या बिगाड़ा था? उसने क्या बिगाड़ा था? जरा ध्यान से देखोगे, ये 40/20, 40/20 इसका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये है 2:1 का, 2:1 का। मतलब अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये 2/1 है। वहीं पर अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 3/2 है। तो यहां पर ये 3/2 के फॉर्म में चल रहा है। इसको भी देखोगे तो ये भी 3/2 के फॉर्म में चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 3/2 के फॉर्म में चल रहा है। ये सब 3/2 के फॉर्म में चल रहा है, इसलिए ये क्या है? सिमिलर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इमेज बी की तो वो 2/1 है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इमेज ई की तो इमेज ई जरा सामने आई है, पकड़ कर दबा दिया गया था। 60-60 ले बेटा, 1:1 का रेशियो है, 60/60। तो रेशियो जो है वो 1/1 है। रेशियो क्या है? 1/1 है। तो क्या मेरी बात समझ में? इमेज सिमिलर है और डिफरेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ समझ में है, तो सर जरा ये बता दीजिए कि ये रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या बवाल चीज है? आइए रेशियो क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो रेशियो इज नथिंग बट अ थिंग, जहां पर हम लोग दो नंबर्स को या फिर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। बस कंपैरिजन करते समय ना हमें एक बात का ध्यान देना होता है, जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये चीज का ध्यान देंगे कि भैया वो सेम काइंड हो और सेम यूनिट का हो। क्या मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में? बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हो रहा है? नॉर्मली यहां पर क्या हो रहा है, अगर दो नंबर है ए और बी और दोनों सेम काइंड के हैं और दोनों सेम यूनिट के हैं, अगर मैं अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनको रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो यहां पर मैं ऐसे 2 डॉट लगाऊंगा और ये डॉट को क्या पढ़ते हैं? हमेशा इस टू पढ़ते हैं। ये डॉट को क्या पढ़ते हैं? हमेशा इस टू पढ़ते हैं। ये डॉट को हमेशा क्या पढ़ते हैं? इस टू पढ़ते हैं। अब ये जो a:b है ना, मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं जो कि है a/b। मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं जो कि है a/b। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक बात जरा बताना, सेम काइंड और सेम यूनिट का मतलब क्या है? तो सेम काइंड का मतलब ये है, अगर आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, मान लो आप आए और बोले जो है भैया जानते हो मेरा एक भाई है जिसका वेट 100 किलो है, तो आप बोलोगे तो क्या हुआ? मेरे एक सर है मैथ्स पढ़ाते हैं, वो भी मेरे भैया है और उनकी जो हाइट है ना वो है 6 फुट 4 इंच। तू क्या बात कर रहा है, तेरा भाई 100 किलो का है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे जो भैया है ना जो मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच है। ये कैसा कंपेरिजन हुआ? कोई कंपैरिजन हुआ? मुझे ये बात बताओ, क्या कोई कंपैरिजन आपको यहां देखने को मिल रहा है? भाई साहब जिनका 100 किलो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, जिसकी हाइट 6 फुट 4 इंच है, उसका वेट कुछ भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर इस बात को समझो, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो हाइट का कंपेरिजन हमेशा हाइट से होगा। जैसे मेरी हाइट, तो मेरी हाइट और अगर कोई भी फैकल्टीज आपको जिनके साथ भी कंपेयर करना है, आप समझ गए, जिनके साथ भी कंपेयर करना है, सारे तो अपने इतने इतने ही है,
तो जिनके साथ भी आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि भैया हाइट का कंपैरिजन हाइट से ही होगा, और अगर वेट का कंपैरिजन कर रहे हो तो वेट का कंपैरिजन वेट से ही होगा, ये नहीं कि हाइट और वेट का कंपेयर कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई? अब दूसरी बात सेम काइंड के साथ सेम यूनिट होना चाहिए। सेम यूनिट मतलब मैंने बोला कि भैया बहुत अच्छी बात है जो है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं कोई बात बोल रहा हूं कि एक है 200 ग्राम और एक है 2 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, एक दोस्त आएगा बोलेगा भाई तेरे को मालूम है क्या, तेरे भाई ने 200 ग्राम कुछ खरीदा है। बोलेगा तो क्या हुआ, मैंने 2 किलो खरीदा है। तो उसको लगेगा भाई साहब 200, अरे बाप रे तो बहुत ज्यादा है, 2 बहुत छोटा है। तो बेटा यहां पर दोनों भले ही क्वांटिटी जो है वो सेम है, यहां पर ग्राम किसी का वेट बता रहा है, यहां पर केजी किसी का वेट बता रहा है, तो है तो दोनों वेट, है तो दोनों के दोनों वेट। लेकिन जब आप बात करोगे तो ये जो 2 किलोग्राम है ये 200 ग्राम के बराबर है। तो जब आप इनका कंपैरिजन करोगे ना तो यहां पर ये चीज मेक श्योर करना कि ये अगर ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, वरना कंपैरिजन में ये गलत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन असल में आप देख रहे हो कि ये बड़का भैया है और ये छोटका भैया है। तो मेरी बात समझ में आई? तो सेम काइंड सेम यूनिट होना चाहिए अगर आपको रेशियो कंपेयर करना है, तो अगर आपको रेशियो पढ़ना है तो। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके समझ में आई। तो अब ये रेशियो का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया है, एक बास्केट है और इस बास्केट में 2 तरीके के फ्रूट्स है और 20 एप्पल है और 5 ऑरेंज है। 2 तरीके के फ्रूट है जिसमें 20 एप्पल, 20 एप्पल्स है और 5 ऑरेंजेस है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल, किस किस का रेशियो है? नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं 5 और नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं 20। तो इनका रेशियो कितना होगा 5:20। इसका रेशियो कितना होगा 5:20। क्या मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में? यहां पर जो पहला नंबर होता है वो हमेशा एंटीसीडेंट कहलाता है और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉन्सिक्वेंट समझ में कहलाता है। क्या रेशियो समझ में आया? रेशियो 2 नंबर का कंपैरिजन होता है जहां पर जो 2 नंबर्स है या फिर 2 क्वांटिटीज है वो सेम काइंड और सेम यूनिट की होनी चाहिए। यहां पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो A:B है ना वो कभी भी B:A के बराबर नहीं होता है। कभी भी A:B जो है वो B:A के बराबर नहीं होता है, ये बात को याद रखना। अभी अगर आप मैं बात करूं तो ये A:B को आप A/B लिख सकते हो और B:A को B/A लिख सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? क्या सारी बातें यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है, तो चलिए कुछ आगे बढ़ा जाए। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 24/42, तो मैंने बोला कि भैया इनका रेशियो लिखो, तो आप बोलोगे ठीक है भैया आपने पढ़ाया है हमको बहुत बढ़िया तरीके से। इनका जो रेशियो होता है वो होता है 24/42। बट क्या ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? बहुत ध्यान से सुनना है, क्या ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो आप बोलोगे नहीं ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे इसको डिवाइड, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 21। अब मेरा प्रश्न है क्या ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में? तो आप बोलोगे अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी ये 3 के टेबल में आ रहा है। 3 के टेबल में आ रहा है। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो फाइनली अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:7। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं अगर 2 क्वांटिटी 4:7 के रेशियो में है, इसका मतलब ये नहीं कि पहली क्वांटिटी 4 है और दूसरी क्वांटिटी 7 है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को सारे बच्चे। कहां भग गए? इधर आओ, इधर आओ, जागो जागो जागो, उठो उठो, इधर आओ, समझो। अगर 2 क्वांटिटी 4:7 के रेशियो में है तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने बोला क्लास में जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का फॉर एग्जांपल 4:7 का है, तो इसका मतलब ये नहीं क्लास में 4 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। इसका मतलब है क्लास में जो लड़के हैं वो 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, और जो गर्ल्स हैं वो 7 के मल्टीपल है। और मजे की बात यहां पर जो ये मल्टीपल रहेगा वो सेम रहेगा। अगर यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 रहेगा, अगर ये 3 है तो यहां पर भी 3 रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में? अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5:20 जो पीछे ऑरेंज और एप्पल का रेशियो था, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये 5/20 होगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूंगा तो 1/4 होगा। अब 1/4 का मतलब ये थोड़ी ना है कि नंबर ऑफ ऑरेंज 1 है और नंबर ऑफ ऑरेंज एप्पल 4 है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ ऑरेंज जो है वो मल्टीपल ऑफ
1 है, और नंबर ऑफ एप्पल जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। और यहां पर ये जो ये है कांस्टेंट है वो एकदम फिक्स है। हम अगर देखें तो यहां पर ये 5 है, यहां पर ये 5 है, आप चेक कर लो, यहां पर ये 5 है, 1 5 जा 5, 4 5 जा 20, 5/20। तो देखो ये एकदम सेम है। तो क्या रेशियो का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या रेशियो का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहां पर देखो क्लास में जो है 350 लड़के हैं और 250 लड़कियां हैं, उनका रेशियो लिखना है बॉयज टू गर्ल्स इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म को ना लोवेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बॉयज अपॉन गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो लिखना है। बॉयज कितने हैं? 350, गर्ल्स कितने हैं? 250। भैया जी अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो किसी के पेट में, सर में, कहीं पे भी कोई दर्द हो तो बता दो मेरे भाई। अगर मैं 0 से 0 काट दूं, अभी भी किसी के सर में, पैर में दर्द हो तो बता दो भाई। अगर हो रहा है तो दवाई खा लेना, क्योंकि ये बिल्कुल सही कर रहा हूं। ठीक है, 0 से 0 कट सकता है, क्योंकि अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो सीधा सीधा ही कट जाएगा। भैया जी दोनों के दोनों जो है 5 पे टेबल में आते हैं। अब मैं बोलूंगा सही में, आप बोलोगे हाँ सर आपको नहीं पता। मैंने बोला नहीं पता यार, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, अच्छा लगा जान के। ठीक है, 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। तो मेरे प्यारे डुग्गूस बहुत ध्यान से देखना और समझना इस बात को। कौन सी बात को? ये वाली बात को। यहां पर जो रेशियो है वो 7:5 का है, और 7:5 का मतलब ये नहीं क्लास में 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। इसका मतलब ये है क्लास में जो लड़के हैं वो 7 का मल्टीपल है, और क्लास में जो लड़की है वो 5 के मल्टीपल है, और जो मल्टीपल है वो कॉमन है। वो जो मल्टीपल है यहां पर एकदम कॉमन है, जो कि यहां पर आप बताओ मुझे कितना है? 50। ठीक है, क्योंकि आप 7 इंटू 50 करोगे और 5 इंटू 50 करोगे, तब जाके यहां 350 और यहां 250 आएंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म था, जो ओरिजिनल फॉर्म था। तो क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। तो जरा इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। आप बोलोगे सर 4/400। ठीक है सर, 4/400, सर 1/100। सर बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया आपने, है ना? है ना बेटा? यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर आवर्स में है, यहां पर मिनट्स में है। मैंने आपको एक बात समझाई थी, सेम काइंड सेम यूनिट। सर काइंड तो सेम है, दोनों टाइम है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट अलग अलग है। यहां पर ये आवर्स में है, यहां पर ये मिनट में है। तो मैं आवर्स को, जो घंटे हैं, उसको क्या मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता मिनट्स में? नहीं नहीं नहीं, आप ही बताओ भैया, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं घंटों को मिनट्स में नहीं बदल सकता? आप जोर जोर के बोलोगे सर बदल सकते, बदल सकते। मैंने बोला बहुत बढ़िया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जरा मुझे ये बताओगे 4 घंटे में कितने मिनट्स होंगे? आप बोलोगे 4x60। भैया 4x60 240 होता है क्या? मैंने बोला हाँ। आप बोलोगे सही में? मैंने बोला हाँ। आप बोलोगे ठीक है। तो भैया यहां पर कितने मिनट है? यहां पर 240 मिनट है, और यहां पर 400 मिनट है। अब हुई ना बात बराबरी की मेरे भाई, अब हुई ना बात बराबरी की है। वो जैसा आता है ना वो अपना राजपाल जी लड़ने के लिए शीतल से, तो वहां बराबरी की बात तो थी नहीं। उसको लगा शीतल के नाम पे कोई आएंगे जिस उसके साथ झगड़ा करेंगे या फिर फाइट करेंगे, बट आया कौन? कोई और आया। जो आपकी मूवी थी, मूवी का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो मूवी थी, क्या याद आ रहा है? तो भैया वहां पर सेम काइंड होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम काइंड के साथ सेम यूनिट भी होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ। अब इसका रेशियो में तो आप लिख ही सकते हो भैया, यहाँ पर 0 से 0 कटेगा तो आप बोलोगे 24/40। दोनों सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 8 के टेबल में आते हैं। जो इसका HCF है 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। रेशियो इसका 3:5 का है। रेशियो का है 3:5 का। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? रेशियो अब आप लिख सकते हो। अब यहां पर देखो, यहां पर किलोमीटर और मीटर में, तो भैया किलोमीटर को क्या मैं मीटर में नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होंगे। रेशियो कितना होगा? 20 से 20 कटेगा, बचेगा क्या? 30:3, 10:1 का रेशियो है। रेशियो किस चीज का है? 10:1 का। तो जरा भैया इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ऐसे फेंक के मारना है कि एकदम धुआं धुआं हो जाए कमेंट सेक्शन। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन का मतलब है ऐसा प्रश्न जो आप लोग के लिए अभी हलवा बन चुका है। रीजन है क्योंकि मैंने ये टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब हलवा क्वेश्चन को क्या करना है यार? बना के खा नहीं लेना है इसको, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है? ताकि मुझे समझ में आए कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, हलवा है, आप बोलोगे बहुत हलवा है, एकदम आसान चीज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। सर आपने प्रपोर्शनल चेंज बताया था, क्या आप लोग को याद है?
क्या आप लोग को याद है? क्या आप लोग को याद है? मैंने बोला था अगर कोई भी नंबर को आप सेम नंबर से सेम फैक्टर से चेंज करते हो, सेम फैक्टर से चेंज करते हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, सेम फैक्टर से चेंज करते हो तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वही रिजल्ट को तो हम बोलते हैं कि भैया ये प्रोपोर्शनल चेंज है। मतलब अगर दो रेशियो, बहुत ध्यान से सुनना, जब दो रेशियो सेम होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम बोलते हैं जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। बहुत समझ में आया क्या मेरी बात? जब दो रेशियो बराबर हो, जब दो रेशियो बराबर हो और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? वो रेशियो को हम बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसको जो लिखने का तरीका है, इसमें लिखते हैं हम लोग दो बार डॉट डॉट, दो बार डॉट डॉट, इसको S2 पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे क्या कि लिखने का तरीका, अगर A:B C:D के प्रोपोर्शन है तो यहां पर हम इस तरीके से दो डॉट लगा के दिखाते हैं। हमसे पूछ रहा है क्या रेशियो 3:4 बराबर है 72/96 के? अगर है तो प्रोपोर्शनल में है, वरना नहीं है। अगर दो रेशियो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर दो रेशियो बराबर है तो हम बोलेंगे ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। क्या बात समझ में आई? फिर से, अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम बोलेंगे ये दो रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है, ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। आप बोलोगे ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि भैया सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया। आप बोलोगे बहुत अच्छा करते हो सर, आप बढ़िया काम करते हो। भैया अभी भी 2 से हो रहा है, फिर से 2 से कर देंगे भैया 18/24। भैया अभी भी 2 से हो रहा है, मैंने बोला कर देते हैं 9/12। भैया इस बार जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे 3/4। क्या यहां पर शुरू में 3/4 था? हाँ, इसका मतलब ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। आप क्या बोलोगे? जो 3:4 है वो प्रोपोर्शन में है 72:96 के, 72:96 के प्रोपोर्शन में है। दो रेशियो अगर इक्वल है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शन में। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं आप सभी के सामने, कुछ प्रश्न आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं। केसांग वांटेड टू मेक अ लेमिनेट फॉर अ सेलिब्रेशन। लेमिनेट बना रहा था। लेमिनेट मतलब क्या होता है? नींबू पानी होता है, वो बना रहा है सेलिब्रेशन के लिए। शी मेड 6 ग्लासेस ऑफ लेमिनेट इन अ वेसल। 6 ग्लास लिया, 6 ग्लास पानी में डाला, और 6 ग्लास का पानी वेसल में डाला और उसने उसका क्या बनाया? लेमिनेट बनाया। 6 ग्लास लेमिनेट के लिए उसने 10 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया। कितना शुगर ऐड किया? 10 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया। ठीक है, टू ड्रिंक। हर फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। उसके पापा ने सोचा कि और लोग जो है वो सेलिब्रेशन में आएंगे। तो ही आस्क्ड हर टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमनेड। उसके पापा को लगा कि कुछ और लोग पार्टी में आ सकते हैं, तो एक काम करो 18 और लेमनेड बना दो। उसने किसको बोल दिया? किसान को बोल दिया 18 और लेमनेड बना दो। उसने बोली ठीक है। और ये भी नहीं कि भैया कि जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत हो जाएगी। पिताजी ने ये भी बोला टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस। ये नहीं कि जो है थोड़ा सा नींबू ज्यादा हो जाए, शक्कर कम हो जाए, ना 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 ना, सेम स्वीटनेस के साथ अगर बनाना है तो कितना स्पून ऑफ शुगर शुड सी ऐड, उसको कितना स्पून ऑफ शुगर्स ऐड करने पड़ेंगे। यहां पर बहुत ध्यान से देखना। अभी जो रेशियो है, अभी जो रेशियो है ऑफ शी मेड 6 ग्लासेस अपॉन शुगर किस रेशियो में है? आप बोलोगे भैया 6:10 के रेशियो में है। 6:10 के रेशियो में है। 18 लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब अब उसको 18 लोगों के लिए और बनाना है। पहले 6 के लिए बनाना था, अब 18 लोगों के लिए बनाना है। पहले 6 के लिए बनाना था, अब 18 लोगों के लिए बनाना है। तो जरा ये बताओ कि कितना शुगर आप ऐड करोगे, कितना शुगर ऑफ ऐड करोगे। अच्छा, अगर सेम स्वीटनेस चाहिए तो ये रेशियो जो है, ये रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में, क्योंकि सेम स्वीटनेस, स्वीटनेस तो सेम होना चाहिए, नहीं कि एक जो है मीठा हो जाए, खट्टा हो जाए, ना ना ना, सेम स्वीटनेस है तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल आपका हो गया यहां पर सोल्यूशन। आप देखोगे यहां पर ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा।
ठीक है, तो 18 लोगों के लिए बनाना है, 18 लोगों के लिए बनाना है तो आपको 10 3 30, आपको 30 स्पून लगेंगे। अगर 18 लोगों के लिए बनाना है, मतलब जैसे 6 के लिए तो बना दिया, 18 लोगों के लिए बनाना है और 18 लोगों के लिए बनाना है तो उसको टोटल 30 स्पून ऑफ शुगर लगेंगे। कितना शुगर लगेगा? 30 स्पून ऑफ शुगर। इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे देखो इस चैप्टर में ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही ज्यादा है, बाकी सब बहुत आसान है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, when Nilima was 3 year old her mother age was 10 times her age। जब नीलिमा when नीलिमा was 3 years old, बहुत ध्यान से, जब नीलिमा जो थी, जब नीलिमा छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, तो नीलिमा की जो मम्मी थी वो भी भैया थोड़ी बहुत शरारत करती होगी, नीलिमास मम्मी। रीजन क्या है? क्योंकि अभी वो नीलिमा से 10 गुना बड़ी है, अभी वो 30 साल की है मात्र, अभी वो 30 साल की है मात्र। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीलिमास एज टू हर मदर एज? यहां पर जो रेशियो है नीलिमा का और नीलिमा के मम्मी का, यहां पर जो नीलिमा और नीलिमा के मम्मी की एज है वो है 3:30, 3:30। तो रेशियो क्या हो गया? 1:10 का, 1:10 का। बहुत ध्यान से सुनना, रेशियो क्या हो गया? 1:10 का। What would be the ratio of their ages when Nilima is 12 year old? Would it remain the same? क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में फंस सकते हो। जब नीलिमा की एज, जब नीलिमा की एज 12 साल की होगी तो उनकी मम्मी की एज कितनी होगी? उनकी मम्मी की एज कितनी होगी? तो आप बोलोगे भैया क्वेश्चन के हिसाब से और जो रेशियो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से 10 गुनी हो रही है। तो आप बोलोगे अगर ये 12 साल की तो उसकी 10 गुना 120 साल की हो जाएगी। तो भैया यहां पर ऐसा तो है नहीं कि जो मम्मी है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, 2 साल 3 साल एक ही बार में बढ़ जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं ना यार। एज के केस में मुझे बताओ क्या रेशियो काम में आ रहा है? यहां पर जब 3 साल की थी तब 10 गुना ज्यादा थी, इनके बीच में जो गैप है वो मात्र 27 ईयर का है, 27 साल का गैप है। मतलब जब नीलिमा 4 साल की हो जाएगी तो उसकी जो मम्मी है वो 31 के आसपास हो जाएगी। मतलब जो गैप रहेगा वो तो फिक्स रहेगा ना, गैप तो मेंटेन रहेगा ना, कि भैया जो है गैप जो है नहीं 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 अभी भी 10 गुना बढ़ जाएगी तो अभी वो 40 साल हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं ये 1 साल बढ़ रही तो ये 10 साल बढ़ रही है, ऐसा तो होगा नहीं। 1 साल बाद ये 4 साल की, 1 साल बाद ये 31 साल की, ऐसा तो होगा नहीं ना। कि ऐसा होगा क्या कि एक बढ़ रही है और ये 10 साल बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस केस में जो गैप है वो 27 का है, तो 12 में 27 को आप ऐड करोगे तो 7 2 9, 2 और 1 3, मम्मी इनकी 29 ईयर की रहेगी। जो रेशियो रहेगा वो 12:39 का रहेगा। रेशियो क्या रहेगा? 12:39 का। तो क्या यहां पर रेशियो सेम है? वुड दे रिमेन सेम? आप बोलोगे नो, रेशियो इज नॉट सेम। रेशियो जो है वो सेम बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि इस केस में रेशियोज एज के केस में सेम नहीं होती है, क्योंकि दो लोगों के बीच का जो एज है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसमें गड़बड़ी नहीं करना, वरना मम्मी गुस्सा हो जाएगी, बेटा तुम 1 साल बढ़ रही है, मुझे 10 साल बढ़ा रही है। बहुत बढ़िया, जो है तुमको हम बताते हैं, तुम 1 साल बढ़ोगे हम 10 साल बढ़ेंगे, तुम रहो जवान हम बने बुढ़ापा में जाए। इस हिसाब से तो भैया बहुत तेजी में काम चलने लगेगा, है ना। तो ये नहीं करना है। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रेशियो के टाइप में मिलते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से। आगे चलते हैं। नितिन एंड हरी व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाउंड वॉल अराउंड देयर हाउस। नितिन और हरी ने बोला भाई साहब पैसा आ गया, थोड़ा सा घर बनाते हैं अपने घर के आसपास। तो अच्छी बात है, बनाओ। नितिन वॉज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड 60 फीट इन लेंथ एंड हरी वॉज बिल्डिंग द शॉर्टर साइड 40 फीट इन। जो नितिन है वो 60 फीट वाली दीवार बना रहा था। जब वो बना रहा था, देखो यहां पर जो नितिन है वो 60 फीट वाला साइड बना रहा था और जो हरी है वो 40 फीट वाला साइड बना रहा था। ठीक है, इस तरीके काम वो कर रहे थे। ठीक है, जब बना रहे थे, नितिन यूज्ड 3 बैग्स ऑफ सीमेंट बट हैरी यूज्ड ओनली 2 बैग्स ऑफ सीमेंट।
जो नितिन भैया है उसने 3 सीमेंट के बैग यूज किए ये दीवार बनाने के लिए, लेकिन हैरी भाई ने 2 सीमेंट के बैग के सीमेंट जो है वो बैग के यूज किए। तो जो है हैरी जो है वो यार थोड़ा सा घबरा गया, भैया तुम जो है 3-3 बैग सीमेंट यूज कर रहे हो और हम जो है 2 ही बैग सीमेंट यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दीवार पक्की बन जाए और मेरी दीवार थोड़ी कच्ची बन जाए। क्यों? क्योंकि नितिन भाई साहब जो है वो 3 बैग यूज कर रहे हैं, हैरी भाई साहब जो है वो 2 सीमेंट के बैग यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि भैया नितिन यूज्ड 3 बैग्स ऑफ सीमेंट बट हरी यूज ओनली 2 बैग्स ऑफ सीमेंट। नितिन वाज वरीड, सॉरी गाइस, नितिन थोड़ा सा टेंशन में आ गया। नितिन वाज वरीड दैट द वॉल बिल्ड वुड नॉट बी एज स्ट्रांग एज द वॉल ही बिल्ड बिकॉज ही यूज्ड लेस सीमेंट, क्योंकि उसने लेस सीमेंट यूज किया। सो इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग? क्या नितिन भैया करेक्ट हैं? तो आइए जानते हैं कि भैया जो रेशियो है आपको प्रॉपरली इसको लिखना है, द रेशियो ऑफ वॉल हाइट टू सीमेंट यूज्ड शुड बी सेम। अगर जो वॉल की हाइट है और जो सीमेंट है उसका रेशियो अगर सेम होगा, यहां पर जो रेशियो और यहां पर जो रेशियो, अगर रेशियो सेम होता है तो हम बोलेंगे दोनों दीवार इक्वली स्ट्रॉन्गर बनी है। क्या मेरी बात समझ में आया? अगर यहां पर हाइट और सीमेंट का जो रेशियो है और यहां पर हाइट और सीमेंट का जो रेशियो अगर वो सेम है तो दीवार सेम क्वालिटी की बनी है, सेम क्वालिटी की बनी है, क्योंकि जितनी हाइट दीवार की है उसके हिसाब से सीमेंट के बैग लगे, जितनी हाइट दीवार की है उसके हिसाब से सीमेंट के बैग लगे। अगर दोनों सेम है मतलब वो दीवार इक्वल क्वालिटी की है। ठीक है, तो आ जाओ चेक करते हैं। जो नितिन भैया है उनके केस में 60 वॉल की हाइट है और 3 यूज कर रहे हैं, तो जो रेशियो है वो है 20:1 का, मतलब 20 फीट हाइट के लिए 1 सीमेंट का बैग लग रहा है, 20 फीट हाइट के लिए 1 सीमेंट का बैग लग रहा है। वहीं पर जो हैरी भैया जी है वो 20 फीट हाइट के लिए 2 सीमेंट का बैग यूज कर रहे हैं। 60 के लिए 3 है ना, 1 मिनट, 3 2 20, सब सही है। 60 और 40 के लिए 2 यूज कर रहे हैं। यहां पर रेशियो 10:1 का है, यहां पर रेशियो 10:1 का है। इस जो यहां पर जो रेशियो बन रहा है, यहां पर जरा ध्यान से देखना, 3 2 6 और यहां पर 20 बिल्कुल सही है, सब हमने सही लिखा है। 60 के लिए 3, 60 के लिए 3 रेशियो जो है वो 20/1 का है। और यहां पर नहीं तो बात आ गई भैया, हम वही तो देख रहे थे, कहां गड़बड़ी कर दिया हम। दीवार की जो हाइट है वो 40 फीट है मेरे भाई, ठीक है, वही देख रहे थे कहां गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 20:1 और 20:1 का रेशियो है, मतलब हर 20 फीट हाइट के लिए 1 सीमेंट का बैग यूज कर रहे हैं। अगर ये दोनों का रेशियो सेम है मेरे भाई, यहां ध्यान से देखना, यहां पर रेशियो जो है वो सेम है, रेशियो इज सेम, मतलब दोनों प्रपोर्शन में है, मतलब क्वालिटी सेम रहेगी, दीवार की क्वालिटी सेम रहेगी। तो इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग? आप बोलोगे नो ही इज नॉट करेक्ट। नो, नितिन जो है गलत सोच रहा है, नितिन भाई साहब गलत सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि भैया कितनी भी दीवार बनाओ 3 फीट की 3 सीमेंट की बोरी लगनी चाहिए, कितनी भी बड़ी दीवार बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, रेशियो सेम होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर फॉर द फॉलोइंग रेशियो दैट आर इन प्रोपोर्शन विद 14:21। 14:21 के जो प्रोपोर्शन में है उसके रेशियो, उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो अगर प्रोपोर्शन में है तो ये बराबर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो भैया अगर ये यहां पर डबल हो रहा है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसको भी डबल होना पड़ेगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 28:42 का, 28:42 का। ठीक है, अब यहां पर चलो 14/21, 14/21 को जो रेशियो है वो मुझे लेके आना है इन रिस्पेक्ट विथ 6:what, 6 के रिस्पेक्ट में क्या है। तो जरा इसको मैं छोटा करूं, पहले दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:3 का। रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 का। अब मुझे 2:3 को जो है वो बनाना है 6 समथिंग के। तो भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहां पर 3 गुना हो रहा है, तो ये भी यहां पर 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये 6:9 के रेशियो में आ जाएगा। किस रेशियो में आएगा, 6:9 के रेशियो में। तो जरा ये वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारोगे, ये वाले हलवा क्वेश्चन के जो है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। यहां पर जो रेशियो है वो 2:, का क्वेश्चन देते हो भैया, लो क्वेश्चन तो सॉल्व हुई है, 2:3। प्लान फ्लॉप हो गया भैया, हमारा जो है वो प्लान फ्लॉप हो गया। ठीक है,
चलिए आइए अब चलते हैं, कुछ कॉफी वॉफी पीते हैं भैया, बहुत जो है क्लास हो गई है हमारी आधे आधे घंटे की, थक गए होंगे, थोड़ा कॉफी पी लेते हैं। आइए कॉफी पिलवाते हैं तुम्हें। फिल्टर कॉफी इज अ बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफी डेकोक्शन विथ मिल्क। कॉफी डेकोक्शन को जब हम मिल्क के साथ जोड़ते हैं तो उसमें फिल्टर कॉफी बनती है। मंजुनाथ यूजुअली मिक्स 15 मिलीलीटर्स ऑफ कॉफी डेकोकेशन विथ 35 मिलीलीटर ऑफ मिल्क टू मेक 1 कप ऑफ फिल्टर कॉफी इन हिज कॉफी शॉप। क्या बोल रहा है? नॉर्मली जो भैया है हमारे, वो जो रेशियो यूज करते हैं वो 15 मिलीलीटर ऑफ कॉफी, और जो मिल्क उसके लिए यूज करते हैं वो है 35 ml। मतलब अगर आप 35 ml का दूध ले रहे हो तो उसमें 15 ml जो है आपका क्या डाला जा रहा है? कॉफी डेकोकेशन जा रहा है। ठीक है, कॉफी पाउडर जो भी कॉफी से रिलेटेड वो डाल रहा है। ठीक है, इफ अ कस्टमर वांट स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफी, अगर कस्टमर को स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफी चाहिए तो मंजुनाथ मिक्स 20 मिलीलीटर ऑफ डेकोकेशन विथ 30 मिलीलीटर ऑफ। अब स्ट्रॉन्ग चाहिए ना भाई, कुछ लोग होते हैं हमें स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए जी, तो उस केस में वो कॉफी बढ़ा देता है और मिल्क कम कर देता है। मिल्क कितना कर देता है? कम कर देता है। ये कौन सा केस है? हमारा नॉर्मल केस। ये हमारा नॉर्मल केस है। ये हमारा कौन सा केस है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग केस है। और कुछ लोग होते हैं ना जो भैया कॉफी में जो कैफीन होता है वो उसके इंटॉलरेंट होते हैं, तो वो बोलते हैं भैया हमें कॉफी ज्यादा नहीं चाहिए, तो व्हेन दे वांट लाइटर फिल्टर कॉफी ही मिक्स 10 मिलीलीटर ऑफ कॉफी। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है जब कॉफी जो है वो 10 मिलीलीटर रहेगी तो जो मिल्क रहेगा वो 40 मिलीलीटर रहेगा। 40 मिलीलीटर रहेगा। और ये कंडीशन किस चीज की है? ये जो यहां पर कंडीशन है, ये जो यहां पर कंडीशन, ये है लाइट की। तो सबका अगर मैं रेशियो लिखूं नॉर्मल का, नॉर्मल का जो रेशियो है वो है 15:23। अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 3 5 7 है। ये नॉर्मल का रेशियो है, ये नॉर्मल का रेशियो है। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग की, तो जो स्ट्रॉन्ग का रेशियो है वो 2:3 का है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लाइट की, लाइट कॉफी की, तो उसका जो रेशियो है वो है 1:4 का। 1:4 का ये क्या है? नॉर्मल रेशियो मैंने लिख दिया है। 3:7 मतलब 3 यूनिट कॉफी 7 यूनिट ऑफ मिल्क, इस तरीके से। अब यहां पर बोल रहा है इसको देखो और ये बताओ कि मिल्क रेगुलर है, स्ट्रॉन्ग है या लाइट है? रेगुलर है, स्ट्रॉन्ग है या लाइट है? आपको ये बताना है कि ये क्या रेगुलर है या फिर ये स्ट्रॉन्गर है या ये लाइटर है। क्या मेरी बात समझ में? इसको पहले नॉर्मल कन्वर्ट करो और इसके साथ कंपेयर करो, जो ज्यादा करीब होगा उसके बेसिस में आप इसको जवाब दोगे। ठीक है, उसके बेसिस में आप इसका जवाब दोगे कौन सा लाइटर है कौन सा नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपको बताना है कि कौन सा लाइटर है। अब देखो एग्जैक्टली इसमें जो रेशियोज है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगे। यहां पर पहले वाले का जो रेशियो है वो 1:2 का है। और 1:2 का मतलब है कि भैया अगर आप 2 यूनिट ऑफ दूध डाल रहे हो तो 1 यूनिट ऑफ कॉफी डाल रहे हो, तो काफी स्ट्रॉन्गर है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग वाले केस में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्लोज लेके चलना है, आपको इससे बस आइडिया लेना है। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। इसमें से बताना है कि क्या ये जो लिखा है एकदम सत्य लिखा है। अगर लिखा है तो बताइए। आ जाओ करते हैं। क्या 4:7 12:21 के बराबर है? आओ चेक करते हैं। इसको आपको प्रॉपरली चेक करना है। क्या 4:3 और यहां पर भी 7:3? भैया बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, आप क्या करोगे? 4:7 12:21। ठीक है, आप यहां पर देखोगे कि भैया जो पहला वाला है वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे वाले को भी 3 से। प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है, मतलब प्रोपोर्शन में है, सेम फैक्टर से काम चल रहा है। यहां पर देखो तो 8 3 24 और 3 2 6। भैया ये प्रपोर्शन में नहीं है, ये प्रपोर्शन में नहीं है, क्योंकि यहां पर ये 3 गुना हो रहा है। ये 8:3 है और ये 24:6 है। भैया यहां पर ऊपर वाला 3 गुना हो रहा है और यहां पर ये 2 गुना हो रहा है, तो दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, रेशियो सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं है। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो? ये वाले क्वेश्चन का हलवा क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये प्रोपोर्शन में है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 7:12 12:7 के बराबर कभी नहीं होता। मैंने ये आपको शुरू में बता दिया है कि जो A:B जो है वो कभी भी B:A के बराबर नहीं होगा। A/B जो है वो कभी भी B/A के बराबर हो ही नहीं सकता।
ए भैया क्या 2/3 3/2 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे ये फॉल्स है। ठीक है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है? आप बोलोगे बहुत 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 शानदार तरीके से सारी बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। त्रैरश्का द रूल ऑफ थ्री। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पर बेसिकली क्या होता है ना, यहां पर अभी तक जो करते हुए आ रहे थे वही है, बस यहां पर एक नॉर्मली आपका रूल बन जाएगा और एक रूल बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। एक बहुत ही सिंपल सा मेथड आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल मेथड आप सभी के सामने आ रहा है, और वो कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टर्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टर्म। यहां पर क्या होगा, अगर a इज टू बी बराबर है c इज टू डी के, तो इस केस में आप क्या करोगे? ये दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। a इंटू डी जो है वो b इंटू सी के बराबर होगा। a इज टू बी जो है, a इज टू डी जो है वो b इज टू सी के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2:3 और ये जो है 4:6 के रेशियो में। इस केस में हमेशा याद रखना, आप चेक कर लो, अगर आप लिखोगे 2:3 क्या ये बराबर है 4:6 के? कैसे पता करोगे? अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में। सिंपल। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, अगर प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इस केस में जैसे मैंने लिखा 4:3:16:12, इस केस में हमेशा अगर डायरेक्टली आपको लिखना है तो जो ये वाले चीज है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस वाले में ये होते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एकदम कोने कोने वाले पोजीशन। और जो ये वाले हैं, जो ये वाले हैं, ये वाले पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ये वाले पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर दो रेशियो प्रपोर्शन में है, अगर ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है, तो जो प्रोडक्ट होगा मीन का, जो प्रोडक्ट होगा मीन का या एक्सट्रीम का, वो हमेशा प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम के बराबर। सर ये क्या लिख दिया? अरे वही है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। इसको नॉर्मल लिख दोगे ना, इसको नॉर्मल लिख दोगे ना तो ऐसा दिखेगा, है ना? तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो 12 इंटू 4, अच्छा मीन की बात करें तो मीन है 3:16, और यहां पर अगर हम बात करें 4:12, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। 16 3 48, 12 4 48, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये प्रपोर्शन है। इसका मतलब ये प्रपोर्शन है। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आइए चलते हैं फॉर अ मिड डे मील। मिड डे मील स्कूल में मिलता था, मजा आता है ना? ठीक है, मजा आता है, जाते हैं, चावल वावल मिलता है बढ़िया तरीके से, है ना? तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मिड डे मील मतलब स्कूल में बीच में, सरकारी स्कूल में खाना मिलता है। ठीक है, घर से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो फॉर अ मिड डे मील इन अ स्कूल विद 120 स्टूडेंट, 120 बच्चों के साथ, द कुक यूजुअली मेड 15 kgs ऑफ राइस। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट और राइस का मैं रेशियो लिखूं तो वो कितना होगा? 120/15 kg। 120/15 रेशियो क्या है? 120/15। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूं। हम लोग नॉर्मली बैचेस में जब पढ़ते हैं वहां पर मैं नॉर्मली जब पढ़ाता हूं तो उसमें पूरा लिखने का तरीका भी बताता हूं, बट यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं आपको पेपर में कैसे लिखना है। द फॉर 120 स्टूडेंट द राइस यूज्ड इज 15 kg, देयरफॉर द रेशियो क्या लिखोगे? सिंपल, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू राइस, स्टूडेंट टू राइस का जो रेशियो है वो 1:120/15 होगा। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 8:1, क्योंकि 15 1 15, 15 8 120, मतलब हर 8 बच्चों के लिए 1 kg चावल यूज करते हैं। ठीक है, ऑन अ रेनी डे ओनली 18 स्टूडेंट केम टू स्कूल। नॉर्मल जो रेनी डे होता है ना, जो आपका रेनी डे होता है, रेनी डे में 80 बच्चे बस स्कूल आते हैं। अगर 80 बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितना किलोग्राम ऑफ राइस, कितना राइस का यूज करेंगे ताकि जो है वो वेस्ट ना हो? तो भैया अगेन, अगर हम चाहते हैं कि खाना वेस्ट ना हो तो जो रेशियो है, रेशियो शुड बी सेम, मतलब रेशियो प्रपोर्शन में होना चाहिए। रेशियो जो है वो प्रपोर्शन में होना चाहिए, मतलब 120:15 जो है वो बराबर होना चाहिए 80 फॉर एग्जाम्पल x, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ, तो कितने चावल राइस बनाएंगे? तो इस केस में मैंने बताया था क्रॉस से मल्टीप्लाई करो। इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/1 कर दिया था,
तो 8 इंटू एक्स और 1 इंटू 80, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 80। ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, x इज इक्वल टू 10 kg। x इज इक्वल टू 10 kg। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? यहां पर आप देखोगे अगर ये दोनों प्रपोर्शन में होगा तभी खाना वेस्ट नहीं होगा, और इस केस में हम बोलेंगे 8 इंटू एक्स जो है 80 इंटू 1 के बराबर होगा। रेशियो जो है मुझे 10 kg चावल बनाना है। सिंपल है, यही मैं समझा रहा था। यहां पर ये बोलेंगे, और यही है त्रैरक्षिका, द रूल ऑफ थ्री। द रूल ऑफ थ्री मतलब जब 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी मिलती है तो चौथा क्वांटिटी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 4 क्वांटिटी दी हुई है और 4 क्वांटिटी में से हम 3 क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, तो हमें चौथी क्वांटिटी बहुत आराम से मिल सकती है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये मॉडर्न भाषा में है। और भैया पुराने जमाने में भी जो है आर्यभट्टा जी ने ये रूल दे चुका था। बस वहां पर वो एक्सट्रीम व एक्सट्रीम मेन विन नहीं बोलते थे, वो अपने भाषा में बोलते थे। वो ये बोलते थे जो पहला टर्म है उसको बोलते थे प्रमाणा, दूसरा टर्म को बोलते थे फला, तीसरा टर्म को बोलते थे इच्छा, और चौथे वाले को बोलते थे इच्छा फला। फिर उन्होंने ये बोला जो इच्छा फला है, मतलब जो चौथा टर्म है, जो चौथा टर्म वो किसके बराबर होगा? फला इंटू इच्छा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय प्रमाणा। ये तो वही बात होगी ना, ए बी सी डी। ए बी सी डी, अगर मुझे डी निकालना है तो मैं ए इंटू डी जो है बी इंटू सी के बराबर करूंगा। अगर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो बी इंटू सी अपॉन ए करूंगा। तो बी यहां पर क्या था? फला, फला। सी क्या है? इच्छा, इच्छा। ए क्या था आपका? प्रमाणा, प्रमाणा। बस ये आज के जमाने में, ये पहले के जमाने में आर्यभट्ट जी ने सन 1972 में बता दिया था। बहुत पहले बता दिया था, 1972 में। मतलब 1972 का जो मेरा कहने का मतलब होता है बहुत पहले। ठीक है, बहुत पहले उन्होंने ये बात बता दी थी। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आया? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसी के बेसिस में जो कार है वो ट्रेवल करती है 90 किलोमीटर 150 मिनट में। इफ इट कंटिन्यूज द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड में जा रही है तो वो कितनी दूरी कवर करेगी? 4 घंटे में। भैया ए मेरे लल्ला, इन्हें देखिए यहां पर मिनट में लिखा हुआ है और यहां पर देखिए ये घंटों में लिखा हुआ है, तो इसको मिनट में बदल दो ना। अरे 4 इंटू 60 करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 4 इंटू 60 240 हो जाएगा। अब जो रेशियो है, ठीक है, फॉर, देखो आपको नॉर्मली क्या लिखना है? फॉर अ कार टू रन एट अ सेम स्पीड, देयर रेशियो ऑफ किलोमीटर टू टाइम, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो है, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अगर आपको स्पीड सेम मेंटेन करनी है तो मतलब इनका रेशियो सेम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सेम स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो भैया डिस्टेंस और टाइम का रेशियो पहले केस में कितना है? 90:150। अगर हम चाहते हैं कि सेम हो तो 240 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एक बात याद रखना, जल्दबाजी में ये नहीं कि 240 ऊपर लिख दो। यहां पर अगर डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहां पर अगर टाइम लिखा हुआ तो यहां पर भी आपको टाइम लिखना है। अगेन वही सेम रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जो करना है वो कर दो। तो आप बोलोगे 90 इंटू 240 इज इक्वल टू डी इंटू 150। डी किसके बराबर हो जाएगा? 90 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 150। खेला खत्म, खेला खत्म, इजी। अब जो कट पिट रहा है काट पिट दो, पहले काटना था पहले काट दो, बाद में काटना था बाद में काट लो। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब देखो 3 के टेबल में आप देखोगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। बचा क्या? बचा 90 इंटू 8 बाय 5। 5 1 जा 5 18 जा 18 8 जा 8 8 जा 64, 1 8 जा 8 और 8 प्लस 6 144। तो कितना चलेगी भैया गाड़ी? 144 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर 150 मिनट में अगर सेम स्पीड से वो चलते हैं तो वो 144 किलोमीटर चल जाएंगे 240 मिनट में। सेम काइंड सेम यूनिट होना अति अनिवार्य है मेरे भाई, बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही क्वेश्चन देख के डरना नहीं, मैं क्वेश्चन समझा के जाऊंगा। ठीक है, अ स्मॉल फार्मर इन हिमाचल प्रदेश सेल ईच 200 ग्राम पैकेट ऑफ टी फॉर 200 रुपए। 200 ग्राम का जो पैकेट है टी का, चाय का, वो 200 रुपए में बेच रहा है। मतलब 1 ग्राम 1 रुपए, 1 ग्राम 1 रुपए। बोलो हाँ या ना? 200 ग्राम 200 रुपए, तो 1 ग्राम 1 रुपए। जो बड़ा स्टेट इन मेघालय सेल
1 kg पैकेट फॉर 800 रुपए। 1 kg मतलब 1000 ग्राम 800 रुपए। तो ये 1000 ग्राम कितने में बेचेगा भैया? अपना ऊपर वाला अपना 1000 ग्राम 1000 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आर दी वेट टू रेशियो इन बोथ प्लेस प्रोपोर्शनल। क्या रेशियो यहां पर प्रोपोर्शन में है? तो आप बोलोगे रेशियो प्रोपोर्शन में है ही नहीं, क्योंकि यहां पर 1000 ग्राम 800 में बेच रहा है, यहां पर 1000 ग्राम 1000 रुपए में बेच रहा है। तो क्या प्रोपोर्शन में? तो आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, नहीं है। और महंगा कौन सा है? महंगा कौन सा है? स्मॉलर फार्मर वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। इसलिए सॉल्व क्या करो, कर तो मैंने दिया ही है, देख लो। इसको सॉल्व आपको करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एकदम फेंक के मारना है। ठीक है, चले आगे। चलो, अब देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और अब कॉन्सेप्ट इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अ स्कूल हैज 240 स्टूडेंट एंड 8 टीचर्स। ठीक है, तो यहां पर स्कूल में जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो वो कितना है? जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो है वो कितना है? 240 बच्चों में 8 टीचर है। इसका मतलब 8 3 30 में एक, हर 30 बच्चों में एक टीचर है। 30 बच्चों पे एक टीचर है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज टू 300, अब 240 इंक्रीज टू 300, 240 से 300 हो गए। ठीक है, 240 थे, अब कितने हो गए? 300 हो गए। हाउ मेनी टीचर शुड बी अपॉइंटेड टू कीप द सेम स्टूडेंट रेशियो? रेशियो सेम होना चाहिए, तो और कितने टीचर्स को लाना पड़ेगा? और कितने टीचर्स को लाना पड़ेगा? और कितने टीचर्स को लाना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया बता दो, रेशियो सेम होना चाहिए तो ये प्रोपोर्शन में होगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 30:1 था, तो भैया 300 बाय समथिंग, ये 10 गुना हो रहा है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। कितने और टीचर लाने पड़ेंगे? 2 टीचर और लाने पड़ेंगे, तो टोटल 10 टीचर होने चाहिए। हाउ मेनी टीचर शुड बी अपॉइंटेड? टोटल 10 अपॉइंट होने चाहिए, मतलब इन शॉर्ट 2 और चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट इंक्रीज टू 300 है, मतलब 300 तक हो गए, 300 से नहीं बढ़े। ठीक है, तो टोटल 10 टीचर्स हमें चाहिए, या आप विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, जो अर्थ है वो ट्रैवल करता है अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन इन एन ईयर। जो अर्थ है वो ट्रैवल करता है 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन। ऐसे जो सन के अराउंड घूमता है ना अर्थ, तो एक साल में वो लगभग 940 मिलियन किलोमीटर घूमता है। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रैवल इन अ वीक? एक हफ्ते में कितना करेगा? एक हफ्ते में कितना करेगा? तो सबसे पहले तो ये जो ईयर है इसको वीक में मैं कन्वर्ट करूंगा तो 52 वीक्स हो जाएंगे। तो 940 मिलियन किलोमीटर जो है 52 वीक्स में चलता है मेरा भाई। कौन? अर्थ भाई, सन के अराउंड। तो एक वीक में कितना चलेगा? एक वीक में कितना चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 940 इंटू 1 इज इक्वल टू, अरे सिंपल सी बात है, डी की वैल्यू सीधा इसका डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 18.07 मिलियन किलोमीटर आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 18.07 मिलियन किलोमीटर आएगा। ठीक है, 18.07 मिलियन किलोमीटर आएगा। ठीक है, चले आए क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप ऑफ in the shape shown in the diagram. He need to construct both the outer wall and the inner wall that separate two rooms. To build the wall of 10 feet, he require approximately 1450 bricks. How many bricks would he need to build the house? Assume all wall are of the same height and thickness. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा पता है? एक बंदा है, उसको ये घर बनाना है, उसको ये घर बनाना है। घर बनाने के लिए उसको ईंटे की जरूरत पड़ेगी। तो जब वो 10 फीट के लिए 10 फीट के लिए उसको 1450 ब्रिक की जरूरत पड़ रही है। क्या बोल रहा है? अगर वो चाहता है कि 10 फीट दीवार बने तो टोटल 1450 ब्रिक्स की जरूरत पड़ रही है। तो हमें यह पता करना है कि टोटल ब्रिक्स, टोटल फीट कितना है, टोटल कितना फीट है, टोटल कितना फीट है, टोटल कितना फीट है, टोटल पता करना है। और यहां पर ये दीवार भी है तो इसको भी काउंट करना है, यहां पर ये दीवार है तो इसको भी काउंट करना है। तो हमें सीधा सीधा बेसिकली सबका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ दिस हाउस निकालेंगे। क्या करेंगे भैया? पेरीमीटर ऑफ हाउस। वी विल फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ हाउस। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर 12 है,
अब ये 12 है तो मेरे भाई ये भी 12 होगा। अच्छा ये 12 है तो मेरे भाई ये भी 12 होगा, क्योंकि सेम साइज के। तो 12 3 बार आ रहे हैं, 12 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा। बोलो हाँ या ना। ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। तो टोटल 9 4 बार आ रहे हैं, टोटल 9 4 बार आ रहे हैं। अब क्या बचा, यहां पर ये 6 है, यहां पर ये 6 है। 6 एक ही बार आ रहा है क्या? हाँ 6 एक ही बार आ रहा है। अच्छा ये वाला 6 को अगर आप कंसिडर करते हो तो कर लो। फिर ये मैं तो एक साथ ये आ रहा था कि मैं ये पूरे को एक साथ 15 कंसिडर कर लूं। ये 15 में एक्चुअली क्या है पता है, ये 6 भी कंसिडर है, ये 6 भी कंसिडर है और बचा वाला भी कंसिडर है। तो ये मैंने एक साथ कंसिडर कर दिया प्लस 15। इतना टोटल क्या है वो है 12 3 36, 1 2 3 4 9 4 36। ठीक है 15 6 21, तो 72 प्लस 91, 72 प्लस 21, यहां पर हो जाएगा 3 2 और 1 3 7 और 2 9, टोटल 93 फीट। टोटल 93 फीट करना है। टोटल 93 फीट कम में मुझे क्या लगाना है, टोटल 93 फीट्स में मुझे ये ब्रिक्स लगानी है। तो भैया अगर 10 में 1450 लग रही हैं तो 93 में कितने लगेंगे? तो मैंने बोला 10 इंटू बी, क्रॉस से मल्टीप्लाई, 93 इंटू 1450। तो बी कितना हो जाएगा 93 इंटू 1450 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कटेगा। यहां पर आपको इतने ब्रिक्स आ जाएंगे, इतने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। 93 इंटू 145 कर लो, 93 इंटू 145 कर लो, इतने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। 93 इंटू 145 करना और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना आएगा। कमेंट करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करना, इतने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुनीत फादर वेंट फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर इन 2 घंटे। जो पुनीत के फादर है वो लखनऊ से कानपुर ऐसा उड़ा के चल रहे हैं कि वो 2 घंटे में पहुंच रहे हैं बाय राइडिंग हिज मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चल रहे हैं तो 2 घंटे में वो लखनऊ से कानपुर पहुंच जा रहे हैं। मतलब लखनऊ से कानपुर के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, क्योंकि 1 घंटे में 50 किलोमीटर तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच जा रहे हैं। इफ ही ड्राइव्स एट द 75 किलोमीटर पर आवर, अगर उनके जो पिताजी हैं वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू रीच कानपुर? अब उसको कितना समय लगेगा? अब कैन वी फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज प्रपोर्शन? क्या हम इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, इसको समझना इस बात को। भैया अभी जो है वो 50:2 के स्पीड में चल रहा है। ठीक है, इसको समझना बहुत ध्यान से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आ जाओ वो निकालते हैं, आ जाओ वो निकालते हैं। अगर 1 घंटे में जो पुनीत के पापा हैं वो 50 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना चला लेंगे? 100 किलोमीटर चला लेंगे। और अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जो पुनीत के पिताजी हैं बहुत तेजी से, पुनीत के फादर जो हैं वो 2 घंटे में लखनऊ से कानपुर पहुंच रहे हैं। लखनऊ से कानपुर पहुंच रहे हैं तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं बढ़ाता हूं 75 किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब 1 घंटे में मेरी गाड़ी 75 किलोमीटर चल रही है, तो 100 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? तो आप क्या करोगे? 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100/75, जो कि होगा 4/3, और 4/3 होता है ना, 4/3 होता है ना, बोलो है ना। तो इसको जो इनको जो समय लगेगा वो रहेगा 1.25। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 3/4, 3 3 जा सॉरी 3 1 जा 3, बचा 10, 3 2 जा 6, अच्छा 1 मिनट, 3/4, ठीक है। तो 4/3 कितना होता है? आ जाओ कर ही लेते हैं ना। 4/3 1 ये नहीं होता है, गलत है, वो 5/4 होता है। ठीक है, आ जाओ। 3 1 जा 3, ये 1.0, 3 3 जा 9,
ठीक है, 3 3 9 बचा 1, तो 1.33, 1.1/3 यही होगा, 1.1/3, 1.1/3। ठीक है, अब 1.1/3 1/3 घंटे लगेंगे। 1/3 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या यहां पर ये प्रपोर्शन में आ रहा है? देखो, प्रपोर्शन के हिसाब से अगर होता तो जो रेशियो था वो 50:2 था। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जो अगर ये 50 है तो ये 2 है, तो ये 75 है, तो कुछ होना चाहिए। तो 50 इंटू एक्स जो है वो 75 इंटू 2 के बराबर आना चाहिए। x इज इक्वल टू 75 2 150 बाय 50, तो x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, मतलब 3 घंटे में पहुंचना चाहिए। बट यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहां तो 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच रहा है। तो हम बोलेंगे क्या हम इस प्रॉब्लम में लगा सकते हैं वाला कॉन्सेप्ट? तो आप बोलोगे नो, हम इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला। इन शॉर्ट बताऊं तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आप रेशियो नहीं लगा सकते। रेशियो भैया, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जैसे स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम होगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि सेम फैक्टर से चेंज होना चाहिए, याद है? प्रपोर्शन में होने के लिए सेम फैक्टर से चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो समय कम लगेगा। एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो सेम फैक्टर कहां है? या तो दोनों बढ़ना चाहिए या तो दोनों घटना चाहिए। तो यहां पर लगेगा क्या? यहां पर लगेगा क्या? यहां पर नहीं लगेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर शेयरिंग बट नॉट इक्वली। यहां पर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां पर हमें कुछ चीज को शेयर करना है बट वो इक्वली नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहां पर भी यार। सबसे बढ़िया चीज है नए चैप्टर का रेशियो और प्रोपोर्शन में कि यार आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और उसी के अराउंड सारी चीजें आपकी चलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई भी रेशियो आपका प्रोपोर्शन में रहे तो वहां पर रेशियोज को आपको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। वेरी सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, फॉर्म अ पेयर, collect 12 countable object or counter, now share them between the two of your different way। यहां पर दो लोग हैं, आप लोग के पास 12 पेबल्स है, पेबल्स मतलब पत्थर होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, हम इसको अलग अलग तरीके से बांटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पत्थर है, अब हो सकता है मैंने आपको 4 दिया, मैंने खुद ने 7 रखा या 8 रखा, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बांटेंगे। और उसके लेवल पे कुछ क्वेश्चन है। इफ यू डिवाइड देम इक्वली, अगर आप उसको इक्वली बांटते हो, What is the ratio of number of counters with each of you? भैया आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप इसको इक्वली बांटोगे, आपके पास टोटल 12 चीज है, अगर आप उसको इक्वली बांटोगे तो पहले वाले पर्सन के पास 6 रहेगा और दूसरे वाले पर्सन के पास 6 रहेगा, तो रेशियो क्या रहेगा? 6:6 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। अब किस रेशियो में है ये? 1:1। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इफ यूर पार्टनर गेट 5 काउंटर्स, अगर आपके पार्टनर को 5 काउंटर्स मिलते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट विल यू गेट? टोटल 12 है, आपके दोस्त को 5 मिल रहे हैं, तो आपको कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू काउंटर्स, अभी जो बन रहा है उसका रेशियो क्या है? तो उसका रेशियो रहेगा, आपको अगर आप पहले लिख रहे हो और आपके दोस्त के वाले के आप बाद में लिख रहे हो, तो रेशियो 7:5 का रहेगा। व्हाट यू आर गेटिंग इट्स 7, अब आपके दोस्त को क्या मिल रहा है? 5। अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप चाहते हो कि अब जो काउंटर हो वो शेयर हो 3:1 के रेशियो में, अब एक एक पर्सन को कितना मिलेगा? यहां पर आता है ये टाइप का क्वेश्चंस कि भैया अगर आप यहां पर देखो, एक को मिल रहा है 3 के रेशियो में, एक को मिल रहा है 1 के रेशियो में, तो जरा ये बताओ कि आपको और आपके पार्टनर को कितना मिलेगा? आपके और आपके पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बिटवीन टू ऑफ यू इन रेशियो 3:1, सो हाउ मच विल ईच ऑफ यू गेट? आ जाओ देखते भैया यहां पर क्या करना है। बेसिकली मैंने आपको शुरू में ही ये बताया, अगर 3:1 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 3 और ये 1 है, इसका मतलब है ये 3 का कोई फैक्टर है और ये 1 का कोई फैक्टर है, और यहां पर ये जो x है वो एकदम सेम। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो भैया अगर मैं ये दोनों का सम करूं, अगर मैं ये दोनों का सम करूं, तो इसका सम किसके बराबर आना चाहिए? 12 के बराबर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? देखो यहां पर मैंने इसका और इसका सम किया, इनके फैक्टर्स का जो ओरिजिनल फैक्टर, अगर मैं उसका सम करता हूं तो यहां पर ये 12 आ जाएगा। तो यहां पर 3x + 1x आपका 4x के बराबर आएगा। 4x = 12, x = 12/4, x की वैल्यू आ गई 3। ये जो हमारा कॉमन फैक्टर था ना, उसकी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपको कितना मिल रहा था?
यू गेट 3x। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की कितनी वैल्यू है बेटा, 3 है, तो हो जाएगा 3 3 जा 9। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 9। आपको कितने मिलेंगे, 9 पेबल्स। वहीं पर योर पार्टनर गेट्स x, जो x होता है आपका 3 के बराबर होता है। जो यहां पर x है वो आपका 3 के बराबर है। तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि 12 चीजों को 3:1 के रेशियो में बांटा जाए, तो जो पहला पर्सन है उसको 9 मिलेगा, जो दूसरा पर्सन है उसको 3 मिलेगा। रेशियो हो जाएगा 9:3 का। रेशियो हो जाएगा 9:3, लेकिन एक्चुअल में तो 3:1 ही है ना, है तो 3:1। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इस तरीके के क्वेश्चन समझ में, इस तरीके की आपको चीजें मिलेंगी। अब आगे चलते हैं। आगे नहीं चलिएगा, चलेंगे, थोड़ा सा लेट सुनते हैं हमारी बात, कोई बात नहीं। नाउ इफ यू वांट टू शेयर 42, अब देखो पहले 12 थे, अब 42 हो गए। बिटवीन द टू ऑफ यू फ्रेंड इन द रेशियो ऑफ 4:3, हाउ मेनी विल यू, कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल, सेम है, 4 और 3 है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 4x प्लस 3x आपका किसके बराबर हो जाएगा, 42 के बराबर हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू आ गई आपकी 42, 7 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई भैया आपकी, 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। अब आगे चलते हैं। यहां पर एक को 4x मिल रहा था, तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 6 24 मिलेगा। दूसरा क्या है, 3x था, कितना था भैया, 3x। x की वैल्यू 6 है, तो 6 18, तो भैया एक को 24 मिल रहा है, एक को 16 मिल रहा है। 16 नहीं 18, 16 नहीं 18, देख रहे हो, लेकिन 18 रहे हैं, बोल 16 रहे हैं। ठीक है, 6 3 18, अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। और यहाँ पर यही बोल रहा था, 42 को आप ऐसा कैसे बांटोगे कि यहाँ पर जो ये रेशियो है ये 4:3 के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर ये है। क्या बात समझ में आई? क्या यहां तक मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ। कैसे मान लू समझ में आई? ये क्वेश्चन करके दिखाओगे तभी ना समझ में आएगा है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका जवाब, दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके ही आया हूं कि भैया जी जो है यहाँ पर जो है मूवी नहीं चल रही है कि आप बढ़िया सोओगे और सोते सोते मूवी देखोगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ, इसको मैं सॉल्व कराता हूं। आप सभी के सामने क्या बोल रहा है, प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। प्रशांति और भुवन ने सोचा भैया बहुत हो गई, पढ़ाई वढ़ाई जो है ठीक है, चल रहा है, सब ठीक है, बट कुछ पैसा तो कमाना मांगता है, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा एक बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशांति ने 75,000 रुपीज लगाए और भुवन ने 25,000 रुपीज लगाए। ठीक है, इतने उन्होंने पैसे लगाए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ के आखिरी में, दे गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। एक महीने बाद जो उनको प्रॉफिट मिला वो 4,000 का मिला। मतलब जितना पैसा उन्होंने लगाया था वो तो ठीक है, बट 4,000 का उसमें उनको फायदा मिला। ठीक है, दे डिसाइडेड दैट दे वुड शेयर द प्रॉफिट इन द सेम रेशियो एट देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में वो जो है आपका प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ निकालते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है, रेशियो जो प्रशांति है, प्रशांति है ना, हाँ, प्रशांति और भुवन, इनका जो पैसे का रेशियो है वो है 75,000 और 25,000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कटा, बचा क्या यहां पर 75/25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 3:1 का रेशियो रहेगा। मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो 3:1 के रेशियो में रहेगा। राशन नहीं रहेगा, रेशियो रहेगा, 3:1 के रेशियो के फॉर्म में रहेगा। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये 4x हो जाएगा, और ये 4x इसके बराबर है 4,000 के बराबर। कैसे भैया? अरे 4,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है ना, 4,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है। 4,000 अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है तो 4,000 4x के फॉर्म में बटेगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हो जाएगा आपका 1,000 के बराबर, जो कि हो जाएगा आपका 1,000 के बराबर। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे x की 1,000 वैल्यू है। ठीक है, हमें तो प्रॉफिट निकालना है,
भूल जाते हो हमारा जो मेन एम है प्रॉफिट निकालना है। तो जो प्रशांति है, प्रशांति को 3x के फॉर्म में मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000, तो 3000 रुपए के मजे करेंगी प्रशांति जी। और दूसरा कौन था भैया हमारा, भुवन, भुवन जी जो है वो x का लेंगे, और x का मतलब है 1000, क्योंकि 1x है, 1x है, तो 1x या फिर x का मतलब होता है 1x, x 1000, ठीक है। तो एक महीने बाद प्रशांति और भुवन को जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा जो है 3000 प्रशांति को और 1000 भुवन को। A mixture of 40 kg contains sand and cement in the ratio of 3:1, ठीक है। बेसिकली एक मिक्सचर है जिसमें सैंड है और सीमेंट है, सैंड है और सीमेंट, और उसका जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। और उसमें 40 kg मिक्सचर कंटेंट है, मतलब बेसिकली ये जो 40 kg है, 40 kg मिक्सचर है यहां पर सैंड का और सीमेंट का, सैंड का और सीमेंट का। ये जो रेशियो है वो 3:1 के रेशियो में, ये जो रेशियो है वो 3:1 के रेशियो में। मुझे ये निकालना है कि सैंड कितना है, सीमेंट कितना है। तो अभी हम यही तो कर रहे थे भैया, 3x प्लस x करूंगा तो 4x आ जाएगा, और ये जो 4x है, ये जो दोनों का सम है वो मिक्सचर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 kg। अरे भैया x तो आपके x की वैल्यू 10 आई है, x की वैल्यू 10 है, ठीक है। यहां पर फटाक से जरा मुझे बताना सैंड की कितनी वैल्यू आएगी। आप बोलोगे सर सैंड इज इक्वल टू 3x है, 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30 kg। सैंड आपका 30 kg है, और साथ में कहा है भैया सीमेंट, सीमेंट जो है वो x है दैट इज इक्वल टू 10 kg। बहुत सिंपल सी बात है भैया, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर ये बोल रहा है जो मिक्सचर है उसमें 30 किलो सैंड है और 10 किलो सीमेंट है, टोटल मिक्सचर 40 kg, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया, लेकिन क्वेश्चन आगे, यहां शांति नहीं है भैया, क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन ये बोलता है हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, कितना सीमेंट हम ऐड करेंगे मिक्सचर में ताकि जो नया रेशियो है वो 5:2 का हो जाए। जो नया रेशियो है, जो हमारा नया रेशियो है वो 5:2 के रेशियो में हो जाए। भैया यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये क्या है आपका, ये है आपका द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट, द रेशियो ऑफ, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड टू सीमेंट। मैं क्या ऐड कर रहा हूं, सीमेंट ऐड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सीमेंट ऐड कर रहा हूं, मुझे सैंड तो उतना ही चाहिए, जरा मुझे बताना, मुझे सैंड तो उतना ही चाहिए। अच्छा सैंड कितना था, सैंड तो मेरा ऑलरेडी 30 था, सैंड तो मेरा ऑलरेडी 30 था, बहुत ध्यान से सुनना। सैंड तो मेरा ऑलरेडी 30 था, तो मुझे क्या करना है, सैंड का जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रखना है। मैं चाहता हूं सैंड 30 किलो ही रहे, लेकिन सीमेंट बढ़ जाए, तो मैं सैंड में कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे सीमेंट कितने ऐड करना है, सीमेंट ऐड करना है 5 2 सॉरी 12 6 12, सॉरी 2 6 12। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 6 12, कितना सीमेंट ऐड करूंगा मैं, 10। अच्छा कितना सीमेंट ऐड करूंगा, पहले 10 किलो था, अब 12 किलो हो गया, तो मैं 2 किलो ऐड करूंगा, 2 किलो ऐड करूंगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, कितना सीमेंट ऐड करूंगा ताकि जो मिक्सचर है वो जो रेशियो में हो जाए वो हो जाए 5:2 के रेशियो में। तो भैया 5:2, सीमेंट उतना ही, सॉरी सैंड उतना ही रखना है, 5 6 30, 2 6 12। तो अब जो मेरा सीमेंट हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, जो पहले 10 था अब वो 12 हो जाएगा। कितना सीमेंट मैं ऐड करूंगा, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड, टोटल 2 kgs और ऑफ एक्स्ट्रा सीमेंट शुड बी एडेड। कितना एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करूंगा, कितना ऐड करूंगा, 2 किलो, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं। आ जाओ, अच्छा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लू एंड येलो पेंट आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस अ ग्रीन पेंट। एक ग्रीन पेंट बनाना है, उसके लिए ब्लू और येलो पेंट, मेरा बचपन में क्या होता था ना, जब हम लोग पेंट करते थे तो ऐसे ही करते थे, 2 कलर को मिला के तीसरा कलर बना देते थे। तो यहां पर अगर आपको ग्रीन कलर मिलाना है, बनाना है, तो ब्लू और येलो को मिलाना पड़ेगा, और ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो 3:5 का होना चाहिए, 3:5 का होना चाहिए। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, हाउ मच ऑफ दिस 2 कलर आर नीडेड। सेम क्वेश्चन है भैया, मुझे 40 ml ग्रीन पेंट बनाना है, उसके लिए आई रिक्वायर्ड ब्लू और येलो पेंट, मुझे ब्लू और येलो पेंट लगेंगे,
किस रेशियो में? 3:5 के रेशियो में। मुझे पूछ रहा है कितना ब्लू पेंट लगेगा, कितना येलो पेंट लगेगा, तो मैं बोलूंगा 3x + 5x = 40, 8x = 40, x = 40/8, x = 5। ये तो x की वैल्यू है। तो मुझे जरा बताओ कितना ब्लू कलर लगेगा, कितना ब्लू कलर लगेगा? आप बोलोगे कितना ब्लू लगेगा जी, आज ब्लू है पानी पानी। 3x, 3 × 5, मुझे 15 ml है क्या, किसमें चल रहा है भैया? ml, 15 ml। और येलो 5x, 5 × 5 25 ml। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना, अगर मुझे 40 ml ग्रीन पेंट बनाना है तो मुझे 15 ml ब्लू पेंट लगेगा और 25 ml येलो पेंट लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे यहां तक क्या ही दिक्कत होगी सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया दिक्कत एक जन को है, वो है क्वेश्चन बनाने वाले को, वो है क्वेश्चन बनाने वाले को। क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा इसमें चेंज किया कि भैया टू मेक अ पेंट और लाइटर शेड ऑफ अ ग्रीन आई एडेड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर। भैया अभी क्या है, अभी देखना, ब्लू और ग्रीन अच्छा खासा चल रहे थे। ब्लू बोला मैं 15 रहूंगा, ग्रीन बोला मैं 25 रहूंगा, और हम लोग मिलकर 40 ml बना देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लाइटर कलर बने, तो मैं उसमें 20 ml येलो कलर मिला दूंगा। मिला दे बेटा, आजा आजा। 20 ml मैं इसमें क्या करूंगा, 20 ml येलो कलर। कौन सा ब्लू और ग्रीन क्यों लिख रहे हो बेटा, यहां येलो है ना, समझ में नहीं आता तुमको। ब्लू और येलो, ब्लू और येलो 20 मिलाऊंगा तो ये 45 ml हो जाएगा, 45 ml हो जाएगा। I added 20 ml of the mixture. What is the new ratio of blue to yellow in the paint? अब क्या नया रेशियो बनेगा? भैया देखो मैं तो येलो को ऐड कर रहा हूं, ब्लू तो उतना ही है, ब्लू में मैं कुछ ऐड ही नहीं कर रहा हूं, तो ये 15 ही रहेगा। नया रेशियो क्या बन जाएगा? 15/45, जो कि हो जाएगा 1:3 के बराबर, जो कि हो जाएगा 1:3 के बराबर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से सर सारी बातें समझ में, यहां तक क्लियर है? अब बोलोगे हाँ बहुत ही सिंपल है। ये बोला कि भैया मुझे ग्रीन पेंट बनाना, मैंने बोला बना ले, इसमें क्या दिक्कत है? उसने बोला भैया उसके लिए मुझे ब्लू पेंट और येलो पेंट की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, कौन से रेशियो में चाहिए? 3:5 के रेशियो में चाहिए। तो इनको रेशियो से निकालूंगा, 40 ml बनाना है तो ब्लू मेरा निकला 15 ml, येलो मेरा निकला 25 ml। अब मेरा मन किया कि भैया मेरे को येलो जो है थोड़ा सा और डालना है, क्योंकि मुझे ग्रीन का लाइटर शेड चाहिए। तो मैंने येलो मिक्सचर में 20 ml और डाल दिया, मिक्सचर में 20 ml और येलो कलर डाल दिया, तो टोटल 20 और मिला दूंगा तो 45 हो जाएगा। अच्छा येलो में तो मैं कुछ भी नहीं मिला रहा हूं, सॉरी ब्लू में तो मैं कुछ भी नहीं मिला रहा हूं, तो 15 का 15 रहेगा। नया रेशियो 1:3 का बन जाएगा, नया रेशियो 1:3 का बन जाएगा। अब क्या आएगा? अब कुछ ही आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अ क्रेन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर हैज इट्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी इन द रेशियो ऑफ 4:6। क्या बोल रहा है? वो तगड़ा क्वेश्चन है, तो कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर। फॉर अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर, इट्स नेक, इसका नेक एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी बचा हुआ बॉडी का जो रेशियो है वो है 4:6 का। 4:6 क्यों लिखा? 2:3 भी तो लिख सकता है। फॉर योर हाइट, इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैड इट्स रेशियो, हाउ टॉल वुड योर नेक बी? भैया इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैड द सेम रेशियो, हाउ मच इज योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी? बस इसमें ये करो, अपनी हाइट लिखो और अपने हाइट के अकॉर्डिंग इस रेशियो के साथ मुझे बताओ कि आपका नेक और पूरे बॉडी का रेशियो, आपकी पूरे बॉडी की हाइट क्या होगी अगर रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम रेशियो रहेगा, यहां पर अपनी हाइट लगा देना और निकाल लेना। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इसी का निकालना है तो इसी को मान लो भैया 155 है और निकाल लो, इतना बड़ा नेक हो जाएगा इसका। ठीक है, सो दिस इज योर हलवा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके हाइट के अकॉर्डिंग काम बनेगा, इसमें आपके हाइट के अकॉर्डिंग काम बनेगा। ठीक है, चले आगे आगे चले। अब क्या बोल रहा है? हरमैन इज 1 year old girl, her elder brother is 5 year old. What will be the Herman age when the ratio of her age to her brother is 1:2? नाइस, बहुत ध्यान से सुनना। हरमन जो है वो 1 साल की है, हर मैन 1 साल की है, कितनी अच्छी बच्ची होगी। उसका जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर वो 5 साल का है। ठीक है, वो 5 साल का है। What will be the Herman age when the ratio of her age
टू हर ब्रदर्स एज इज 1:2। ये बोल रहा है कि अगर हरमन की एज, हरमैन आईएन क्यों लगा है, और उसके एल्डर ब्रदर के बीच में जो रेशियो रहेगा अगर वो 1:2 का हो जाए, 1:2 का हो जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1:2 का मतलब है कि अगर ये 5 साल की है तो ये 10 साल की हो जाएगी, ये 1:2 का रेशियो है। और अगर ये 6 साल की है तो ये 12 साल की हो जाएगी, अगर ये 4 साल की है तो ये 8 साल की हो जाएगी। तो भैया ऐसा तो है नहीं हम मनमौजी चलेंगे, ऐसा तो है नहीं हम मनमौजी चलेंगे। यहां पर एक चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी, वो रहेगी इनके बीच में डिफरेंस, वो है 4 ईयर का, वो हमेशा फिक्स रहेगा, 4 ईयर डिफरेंस। मुझे बताओ इनके बीच में 4 साल का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ना यार। आपके और आपके बड़े भाई या आपके और आपके छोटे भाई के बीच में जो एज डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो भैया अगर हरमन और उसके एल्डर ब्रदर की जो रेशियो है वो 1:2 का है, तो आपसे पूछ रहा है कि उनकी एज क्या होगी, तो अभी बाय हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, ये 4 और 8 हो जाएगा। यहां पर देखो इनके बीच का भी जो डिफरेंस है, इनके बीच का भी डिफरेंस जो है वो 4 साल का है, इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो 4 साल का है। ये 4 है और 8 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 साल का है, इनके बीच का डिफरेंस 4 साल का है, तो डिफरेंस तो मेंटेन कर रहा है, रेशियो भी 1:2 का। ठीक है, अगर भैया ये 5 साल की हो जाएगी तो देखो, अगर ये 1 साल का है तो हरमन 5 साल की है, अगर ये 2 साल का है तो उसका जो बड़ा भाई है वो 6 साल का हो जाएगा, अगर ये 3 साल का है तो ये 7 साल के हो जाएगा, अगर ये 4 साल की है तो ये 8 साल के हो जाएगी। तो भैया यहां पर जो हो रहा है 2 गुना हो रहा है ना, और ये इसी का कंडीशन है। उसके बाद तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये 5 है तो ये 9 हो जाएगा, अगर ये 6 है तो ये 10 हो जाएगी। तो 4 का मेंटेन तो गैप तो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते रहते हैं बस हर बात पे, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आते हैं यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आपने नॉर्मली सुना होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत सुना है आपने, बहुत सुना है। भैया ये वाले जो कन्वर्जन्स है ये आपके बुक में दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं, ये एकदम छोटा सा टॉपिक, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, तो 1 मीटर में 3.281 फीट होता है, इसको आप लोग याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है ये। भैया जमीन वमीन खरीदते रहते हो तो सुना होगा ना 1 एकड़ जमीन है, थारे जब भाई है उसके पास 10 बीघा 10 हेक्टर जमीन है, ये सारी बातें होती रहती है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप बात करोगे एरिया के बारे में तो 1 स्क्वायर मीटर में 10.764 स्क्वायर फीट होता है, 1 एकड़ में इतना स्क्वायर फीट होता है, 1 हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, और 1 हेक्टर में 2.471 एकड़ होता है। इसको याद करना पड़ेगा। और भैया याद कैसे होगा, इसको नोट डाउन करो, अपने टेबल के सामने लगाओ, दिन भर पढ़ो दिन भर देखो, दिन भर पढ़ो दिन भर देखो। ठीक है, इसके बेसिस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, सुनो। इट इज अ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन्स ऑफ काउ मैन्यूअर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आपको 10 टन ऑफ काउ मैन्यूअर लगेगा। काउ मैन्यूअर मतलब वो क्या होता है, खाद होती है ना, तो गाय की जो खाद है, गाय के जो गोबर की खाद बनती है ना, तो आपको 10 टन की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है। बहुत ही सिंपल, अगर 1 एकड़ जमीन है तो आपको 10 टन्स ऑफ काउ मैन्यूर लगेगा। काउ मैन्यूर मतलब खाद, गाय के गोबर का खाद। सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी, बहुत बढ़िया। अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टमाटोज इन अ प्लॉट ऑफ 200 फीट इन बाय 500 फीट। क्या सोच रहा है, एक फार्मर है, वो चाह रहा है कि 200 फीट बाय 500 फीट के जमीन में वो क्या उगा दे, टमाटो उगा दे। तो इसका टोटल एरिया कितना होगा, इसका टोटल एरिया कितना होगा, 500 इंटू 200, 5 2 10, 1 2 3 4, 10,000 क्या है भैया, ये क्या है, स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए कितना काउ मैन्योर उसको खरीदना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है बट कैलकुलेटिव है, सिंपल है बट कैलकुलेटिव है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि 1 एकड़ में इतना, तो इतने जमीन में कितना काउ मैन्योर लगेगा। अब भैया पहले तो ये बता दो कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो आप बोलोगे 43,560। क्या बोलोगे, 43,560 स्क्वायर
फीट होते हैं, ठीक है। और इतने स्क्वायर फीट में आपको 10 टन की, इसके फीट में 10 टन काऊ मैन्योर की जरूरत पड़ेगी, काऊ मैन्योर की जरूरत पड़ेगी। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट है, तो जरा ये बताओ कितना काऊ मैन्योर लगेगा, कितना काऊ मैन्योर लगेगा, ये पूछ रहा है। सिंपल है, ठीक है। कोई कम ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 तो ये लगा दी 10 1 लाख है बेटा यहां पर, ये बेटे 1 लाख है। ये कैसे बताए, देखो 1 2 3 4 तो लगेगा ही लगेगा, तो 1 2 3 4 तो लगाया ही, और 5 2 10 होता है, तो एक 10 का 0 बाकी ये, ठीक है। तो यहां पर एक 0 और लगा दो, एक 0 और लगा दो, सही समय पे देख लिया, वरना अभी पूरा आंसर गलत हो जाता हमारा। अब कुछ नहीं करना, मान लेते हैं मैंने बोला कि x लग रहा है, सबसे बड़े जब कुछ नहीं समझ में आया तो x ले लो, है ना, x ही लेना पड़ेगा, अननोन क्वांटिटी हमें निकालना है उसको। तो इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 43560 मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो यहां पर 1 लाख, 1 2 3 4 5, और इसमें एक 0 और लग जाएगा क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 43560, जो कि अराउंड 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23 टन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर डिवाइड करोगे, ये पूरे नंबर को इससे डिवाइड करोगे, तो ये लगभग 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 22.9 22.8 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, तो हमने बोला कि लगभग 23 टन ऑफ काऊ मैन्योर लगेगा, 23 टन ऑफ काऊ मैन्योर लगेगा, ठीक है। सिंपल, भैया ये बोल रहा है कि कितना लगेगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है, सिंपल डिवाइड तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला था, अगर आपको फार्मिंग करनी है तो 1 एकड़ में इतना जो है गाय का खाद लगता है, तो अगर आपको पास इतनी जमीन है, कितनी 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है, बहुत बड़ी जमीन होती है भैया, 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है, उसमें टमाटो उगाना है, तो आपको कितने टन की ये जरूरत पड़ेगी मैन्योर की, तो आप बोलोगे 23 टन की इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सेम उसी बेसिस में ये वाला क्वेश्चन है, सेम वही कन्वर्जन है, सेम कन्वर्जन है, ठीक है। सेम एकड़ है, उसके बाद यहां पर स्क्वायर फीट है, तो सेम कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, तो सेम कन्वर्जन वाला क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब उसके बाद एक आखिरी कन्वर्जन एक और सेल्सियस वाला है। 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह कुछ बुक में दिए नहीं है, और अगर आप चाहते हो तो इससे नॉर्मली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो उसके बाद दूसरा टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में जाना है तो ये है, और अगर सॉरी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना तो ये है, ये फॉर्मूला है, और इसके बेसिस में क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं, और इससे क्वेश्चंस बुक में नहीं दिए हैं, टेंशन मत लो, आप देख लेना। हाँ, क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपल कन्वर्जन वाले आ सकते हैं, तो हम समझ लेंगे उसको, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला में पुट करके आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।